वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के आज से संबंधित यानी कि 8 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। और इसमें हम लोग देख रहे हैं अब आज से एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा प्रतिदिन, आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभियान सिविल सर्विसेज में मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की पहली जो न्यूज़ है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के एग्जीक्यूटिव वो कार्यकारी बनाए गए हैं शिव कुमार सिंह, जो बनाए गए हैं जस्टिस शिव कुमार सिंह, इसके हेड बनाए गए हैं। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। कुछ प्रश्न भी मैं पूछा करता हूँ, आप लोग उसका उत्तर भी ज़रूर दिया करें। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह प्रथम को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष, अभी जो है ये फुल टाइम नहीं है, नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह प्रथम वर्तमान में एनजीटी के ही सदस्य हैं, ये एनजीटी के मेंबर हैं। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ए गोयल की सेवानिवृत्ति पर के बाद की गई। शिव कुमार सिंह प्रथम वर्ष 2020 में एनजीटी के सदस्य बनाए गए थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूप में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोलकाता, भोपाल, पुणे, चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। और आपको बताना है दोस्तों, ये किस आर्टिकल के तहत, संविधान के तहत जो है ये बनाया गया है, कौन सा आर्टिकल है। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। चलिए अगले न्यूज़ पर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है शेखर कपूर को। ये बीच वाले जो हैं शेखर कपूर हैं, शेखर कपूर के बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं ये कौन सा अवार्ड है और किस तरीके से यह जो है भारत के मान सम्मान को बढ़ाता है। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ब्रिटिश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाने वाला वैश्विक पुरस्कार है। जुलाई 2023 में भारत के फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। शेखर कपूर को यह पुरस्कार जो है व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट के लिए दिया गया है। यह फिल्म जो है व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट ने 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार जीता है। इन 4 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल हैं। शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ आदि फिल्मों का निर्देशन किया है। बहुत ही जाने माने निर्देशक हैं, भारतीय बॉलीवुड के और हॉलीवुड की ही फिल्में इन्होंने कई डायरेक्ट की हैं। इनको अवार्ड जो मिला है व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट के लिए दिया गया है। तो ये आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। क्या है, ब्रिटिश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 श्रेणियों में इन्होंने पुरस्कार जीता है। शेखर कपूर को किसके लिए दिया गया है? डायरेक्शन के लिए दिया गया है। व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट के लिए इनको दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, पहला कोऑपरेटिव द्वारा चलाया जाने वाला सैनिक स्कूल ये बना है भारत का। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, देश के पहले सरकारी संचालित स्कूल की स्थापना जो है गुजरात के मेहसाणा में की गई। अब ये आप याद रखिएगा, देश का पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। केंद्र सरकार पूरे देश में ऐसे 100 स्कूलों को स्थापित किएगी। अभी आपने देखा कोऑपरेटिव जो है काफ़ी फील्ड में कार्यरत हो गया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इसके लिए जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह, जिनको जो है होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय, तो अब उनको गृह और सहकारिता मंत्री बोला जाता है, ठीक है ना। इस स्कूल का निर्माण सहकारी संस्था दूध सागर डेयरी, ये नाम याद रखिएगा, दूध सागर डेयरी द्वारा किया जा रहा है। इस स्कूल का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। अब देखिए जो भी ऐसे चीज़ें हो रही हैं, जो नए प्रयोग हो रहे हैं, विश्व का भारत का पहला है ये, मेहसाणा गुजरात में ये खोला जा रहा है, तो इसको आप लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों, क्यों ये ज़रूरी है और भारत के लिए क्या इसकी उपयोगिता है। चलिए, ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ताइवान द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। जुलाई 2023 में ताइवान ने घोषणा की है कि वह भारत में अपना तीसरा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया करेगा, ठीक है ना। और इससे पहले वह कहाँ कहाँ कर चुका है? इससे पहले सबसे पहले उसने यूएस में किया था, उसका काफ़ी विरोध हुआ था। चीन द्वारा जो है
आपने देखा उसके लिए काफ़ी वार्तालाप चली थी। यह केंद्र मुंबई में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। इससे पूर्व भारत ने 2 ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली और चेन्नई में मौजूद हैं, ठीक है ना। इस केंद्र की स्थापना ताइवान के विदेश मंत्रालय द्वारा की जाएगी। वर्ष 1995 के भारत और ताइवान के समझौते के अनुसार ताइवान भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र और भारत ताइवान में भारत ताइपे एसोसिएशन खोलेगा। तो ये ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र तीसरा है, ये तीसरा है, यानी कि 2 पहले से ही दिल्ली में और चेन्नई में हैं, मुंबई में तीसरा स्थापित किया जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। रेस्क्यू एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्सरसाइज 2023, ये किन किन देशों के बीच हो रहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के मध्य बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसको क्या बोला जाएगा, बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान EOD, यानी कि एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, रेस्क्यू एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज है। इस कोच्चि में, केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया, ठीक है ना, भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, कोच्चि में। बचाव और विस्फोट आयुध निपटान का ये 7वां संस्करण था। इस अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी। इस अभ्यास में दोनों देशों की गोताखोर टीमों के ने समुद्र के अनुभव साझा किए और जमीन के साथ साथ समुद्र में भी EOD यानी कि एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल साझा की संचालन के विभिन्न पहलुओं में बचाव और प्रशिक्षण किया। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं दोस्तों। महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पहला बैंक कोई लागू करने वाला है, तो आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, जुलाई 2023 में बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने वाला कौन है, बैंक ऑफ इंडिया देश का पहला बैंक बन गया है। अभी तक यह योजना केवल डाकघरों में ही संचालित हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बचत पत्र डाकघर में उपलब्ध है, ठीक है ना, तो ये केवल अभी पोस्ट ऑफिस में ही चल रही थी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। यह योजना लघु बचत योजना है। यह अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक 2 वर्षों के लिए चलाई गई, ठीक है ना। इसमें न्यूनतम निवेश राशि जो है 1000 और अधिकतम जो है 2 लाख रुपए आप कर सकते हैं। इस योजना के तहत जमा राशि पर 7.5% त्रैमासिक ब्याज, यानी कि 3 महीने में 7.5% का तिमाही ब्याज दिया जाएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके बारे में क्या है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। चलिए दोस्तों, इंडियाज़ फर्स्ट नाविक बेस्ड PNT डिवाइस, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए नाविक जो है भारत का नेविगेशन सिस्टम है और IRNSS के थ्रू इसको क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। IRNSS का जो पूरा कवर एरिया है अब धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। तो PNT डिवाइस से आशय क्या है, पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग। इस जुलाई 2023 में देश के पहले नाविक आधारित PNT पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग डिवाइस का अनावरण किया गया। इस डिवाइस का निर्माण अंतरिक्ष स्टार्टअप एलेना जियो सिस्टम ने किया है। एलेना जियो सिस्टम को इस प्रोजेक्ट के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एलेना की PNT डिवाइस में 5G मोबाइल फ़ोन और नाविक चिप के साथ साथ इसका एडाप्टर भी दिया जाएगा। आप जो है इसको अगर लेते हैं तो एडाप्टर और रिसीवर भी शामिल है, जो नाविक उपग्रह के साथ साथ संचार करने में भी सक्षम है। एलेना जियो की PNT डिवाइस ऊंची जगहों पर सटीक स्थान और नेविगेशन निर्देशांक प्रदान करता है, जहां न तो गूगल मैप और ना ही ग्लोबल पोजिशनिंग यानी कि GPS काम करता है, या अमेरिकी GPS की जगह ले सकता है। और इसके लिए हालांकि बहुत बड़े स्तर पर काम करने की, युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। चूँकि GPS और गूगल मैप के पास डेटा बहुत सारे हैं, हम वो डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उन डेटा का कैसे यूज़ करते हैं, उस पर पूरी डिपेंडेंसी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैक्टर टू रन ऑन डाईमिथाइल ईथर DME, डाईमिथाइल ईथर द्वारा चलाया जाने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब इस तरीके की न्यूज़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। भारत के पहले डाईमिथाइल ईथर DME ईंधन पर चलाए जाने वाले ट्रैक्टर का विकास IIT कानपुर द्वारा किया गया है। अब IIT कानपुर है, इसका मतलब कि आपके उत्तर प्रदेश PCS परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। IIT कानपुर ने इस शोध की नीति आयोग के मिथेनॉल इकोनॉमी से जोड़ा है। डाईमिथाइल ईथर एक स्वदेशी और नवीकरणीय ईंधन है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया जैसे देशों में
वाहनों को संचालित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। DME संचालित ट्रैक्टर कृषि अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रस्तुत करता है। डाइमिथाइल ईथर के बारे में आप डिटेल में भी देख लेंगे। यूपीएससी में इस तरीके के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। डाइमिथाइल ईथर का क्या यूसेस है, और यूपी पीसीएस आदि जो बिहार पीसीएस और अन्य जो स्टेट पीएससी हैं या वनडे एग्जाम है उसमें ये पूछा जाएगा कि किस संस्थान ने बनाया है। तो दोनों तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। डाइमिथाइल ईथर जो है, और इसमें देखिए नीति आयोग की जो है ना मिथेनॉल इकोनॉमी भी आप अलग से देख लीजिएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले टॉपिक पर। FIH प्रो लीग 2023, यानी कि आप देखेंगे हॉकी लीग जो है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। FIH लीग क्या है, ठीक है ना। FIH प्रो लीग 2023 का आयोजन बेल्जियम में किया गया। यह FIH प्रो लीग का चौथा संस्करण था। इस लीग का फाइनल मुकाबला नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच खेला गया। फाइनल में नीदरलैंड ने बेल्जियम को हरा करके खिताब जीत लिया। नीदरलैंड का दूसरा FIH प्रो लीग खिताब है। इस जीत के साथ नीदरलैंड एक ही सीजन में पुरुष और महिला दोनों FIH प्रो लीग खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग में चौथे स्थान पर है। इस हॉकी लीग में कुल 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भारत का स्थान चौथा था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। FIH प्रो लीग के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अब ये कुल कंप्लीट आपके आज 9 से 10 प्रश्न टॉपिक थे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कल के जो है क्लास से हैं। वैश्विक निवेश रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करिए। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत को FDI प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर उत्तर भी दे दिया गया है, उत्तर हो जाएगा A। आगे से कल से उत्तर नहीं रहेगा, आप लोग बताएंगे कि ये जो 10% की वृद्धि है FDI प्रवाह में, ठीक है ना। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा असत्य है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कौन सा, हमने बता दिया कि चलिए पहला असत्य है, ठीक है ना, आपका उत्तर हो जाएगा ये। अब कौन सा संस्थान इसे जारी करता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। कल से उत्तर नहीं रहेगा, वो गलती से यहाँ पर उत्तर भी आपका आ गया। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, उन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमें 8802913517 पर फ़ोन व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।